हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए हम लोग हिंदी 100 मार्क्स के पोएट्री सेक्शन का ऑब्जेक्टिव रिवीजन कर रहे हैं। और देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, आप लोग के जो स्टोरी पार्ट से जितने भी चैप्टर थे सभी के ऑब्जेक्टिव मैं कवर करवा चुकी हूँ। तो देखिए आप लोग प्लेलिस्ट के थोड़ा सा नीचे जाइएगा, फिर MIL पार्ट 1 BRABU करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, उस प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। मैं 2 वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों को जो स्टोरी पार्ट का 13 चैप्टर था ना, 13 के 13 चैप्टर मैं कंप्लीट आप लोगों को करवा दी थी। और उसके बाद मैं आप लोगों को पोइट्री चैप्टर करवा रही हूँ, तो जिसमें पोइट्री में मैं 1 से लेकर 7 तक सभी चैप्टर करवा चुकी हूँ। और आज मैं 8 से लेकर 15 तक कोशिश करूँगी करवाने का, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें सभी के सभी ऑब्जेक्टिव करवा दूँगी। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को समास और उपसर्ग एवं प्रत्यय के भी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी करवा दी हुई हूँ, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। अभी हम लोग हिंदी 100 मार्क्स का क्लास कर रहे हैं, ओके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या आप लोगों का, मंदिर द्वीप। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछता है राइटर कौन है, तो मंदिर द्वीप के राइटर है महादेवी वर्मा, जो आप लोगों को याद होना चाहिए। ओके, मैं आप लोगों को 7 चैप्टर बता चुकी हूँ, 7 चैप्टर के राइटर के नाम मुझे लग रहा है आप लोग अच्छे से याद कर लिए होंगे, ओके। तो 1 से 7 तक आप लोग को अच्छे से याद है। चलिए 8 नंबर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मंदिर द्वीप के राइटर कौन है, महादेवी वर्मा। राइटर तो पता चल गया, अब ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। मंदिर द्वीप किस विद्या की रचना है, तो देखिए मंदिर द्वीप जो है वो आप लोग का एक कविता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मंदिर द्वीप किनकी रचना है, तो देखिए मंदिर द्वीप जो है अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे किनकी रचना है, महादेवी वर्मा की। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महादेवी वर्मा किस रूप में ख्यात है, तो महादेवी वर्मा जो है आप लोगों की वो कवित्री के रूप में ख्यात है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है शायद मैं 8 तक करवा दी थी। अच्छा कोई बात नहीं, फिर से याद कर लीजिए। महादेवी वर्मा का निधन कब हुआ था, तो महादेवी वर्मा का निधन हुआ था 1987 में। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, महादेवी वर्मा के प्रकाशित कुल कितने काव्य ग्रंथ हैं, तो महादेवी वर्मा के प्रकाशित कुल 5 काव्य ग्रंथ हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, महादेवी वर्मा की प्रथम प्रौढ़ रचना कौन सी मानी जाती है, तो महादेवी वर्मा की प्रथम प्रौढ़ रचना रश्मि मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्या है, महादेवी वर्मा की रहस्य साधना का चरम उत्कर्ष उनकी किस काव्य कृति को माना जाता है। ओके, तो आप लोगों को महादेवी वर्मा की रहस्य साधना का चरम उत्कर्ष दीपशिखा जो उनकी काव्य कृति है ना उसको माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, मंदिर दीप शीर्षक गीत किस संग्रह के अंतर्गत है, तो मंदिर दीप शीर्षक गीत जो है ना आप लोगों का वो दीपशिखा और संदनी दोनों के अंतर्गत है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मंदिर दीप शीर्षक गीत में कैसी साधना अभिव्यक्त हुई है, तो मंदिर दीप शीर्षक गीत में कैसी साधना अभिव्यक्त हुई है, तो आप लोगों का हो जाएगा दोनों के दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग लेसन 8 को भी कंप्लीट कर चुके हैं। लेसन 8 क्या था हम लोग का, लेसन 8 था हम लोग का मंदिर दीप, जिसके राइटर है महादेवी वर्मा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग लेसन 9 को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए आप लोग का लेसन 9 क्या है, हिमालय के राइटर कौन है। सबसे पहले तो आप लोग को राइटर पता होना चाहिए, तो हिमालय के राइटर है रामधारी सिंह। तो अब देखिए हिमालय किस विद्या की रचना है, तो आप लोग का हिमालय जो है वो एक कविता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, हिमालय किनकी रचना है, तो हिमालय जो है आप लोगों को वो दिनकर जी की रचना है। थोड़ा देर पहले ही मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। ओके, क्या बताई हुई हूँ, अरे सॉरी, हाँ, तो हिमालय किनकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्या है, दिनकर जी किस रूप में ख्यात है, तो जो दिनकर जी है हमारे वो छायावाद के रूप में ख्यात है, छायावादोत्तर कवि है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिनकर जी कैसे कवि है, तो दिनकर जी जो है ना वो आप लोगों के दो राष्ट्र कवि भी है और ओजोर पड़ोस के कवि भी है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्या है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था, तो रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था, तो 1974 में।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, संस्कृति के 4 अध्याय कैसा ग्रंथ है? तो संस्कृति के 4 अध्याय जो है आप लोगों का वह गद्य ग्रंथ है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रामधारी सिंह दिनकर की हिमालय कविता उनकी किस कृति के अंतर्गत है? तो रामधारी सिंह दिनकर की हिमालय कविता उनकी जो है ना वो हुंकार के अंतर्गत है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, हिमालय शीर्षक कविता में हिमालय को किसका प्रतीक बतलाया गया है? तो हिमालय शीर्षक कविता में हिमालय को जो है ना वो आप लोगों का भारतीय संस्कृति का प्रतीक बताया गया है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, हिमालय शीर्षक कविता में कैसा संदेश दिया गया हुआ है? तो हिमालय शीर्षक कविता में जो है ना वो इनमें से सभी का संदेश दिया गया हुआ है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग का लेसन 9 भी कंप्लीट होता है। तो लेसन 8 हम लोग पढ़े, लेसन 8 था हम लोग का मंदिर द्वीप जिसके राइटर थे महादेवी वर्मा। लेसन 9 हम लोग पढ़े हिमालय जिसके राइटर थे रामधारी सिंह दिनकर। लेसन 10 पढ़े नदी के द्वीप जिसके राइटर, अभी लेसन 10 कहाँ पढ़े, अब तो पढ़ने वाले। चलिए 8 और 9 कंप्लीट कर लिए, अब देखेंगे हम लोग लेसन 10। चलिए देखिए लेसन 10 क्या आप लोगों का, नदी के द्वीप जिसके राइटर कौन है, अज्ञेय। ओके, नदी के द्वीप के राइटर कौन है, अज्ञेय। तो चलिए देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किस विद्या की रचना है? तो नदी के द्वीप जो है वो आप लोग के कविता विद्या की रचना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो नदी के द्वीप अज्ञेय जी की रचना है। चलिए देखिए आगे क्या है, अज्ञेय कैसे छवि के रूप में ख्यात है? तो ये जो आप लोगों के अज्ञेय है ना वो आप लोग के प्रयोगवादी कवि के रूप में ख्यात है। अज्ञेय जी किस पत्रिका के संपादक थे? तो ये जो आप लोग के अज्ञेय जी है ना वो किस पत्रिका के संपादक थे? तो दिनमान। चलिए प्रयोगवाद का प्रारंभ किस पुस्तक से हुआ था? तो ये जो आप लोग का प्रयोगवाद का प्रारंभ जो है ना ये आप लोग का तार सप्तक किताब से हुआ था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, अज्ञेय का कवित्व किसमें व्यक्त हुआ? ओके, अज्ञेय का कवित्व किसमें व्यक्त हुआ? तो प्रकृति और मानवीय भाववाद दोनों में। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए मैं आप लोगों को जो समरी बताती थी फिर बताती थी वो आप लोग के लिए अच्छा था या फिर ये अच्छा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि देखिए मैं टेलीग्राम पे पूछी थी तो उन लोगों ने यही बोला कि सर हाँ ऑब्जेक्टिव ही सिंड करवा दीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए यही वीडियो लाई। अगर आप लोगों को अब क्या कर सकते हैं, अब तो ऐसे ही याद कर लीजिए, अब तो वीडियो बन चुका है। अज्ञेय का कवित्व किसमें व्यक्त हुआ है? तो ये तो हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, नदी के द्वीप शीर्षक कविता में व्यक्ति के किसके द्वारा संपूर्णता प्राप्त करने की गई है? तो आप लोगों का इसका आंसर क्या हो जाएगा, समाज के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नदी के द्वीप शीर्षक कविता में व्यक्ति की पहचान कैसे होने की बात कही गई है? तो नदी के द्वीप शीर्षक कविता में व्यक्ति की पहचान कैसे होने की बात कही गई है? तो अलग रूप में। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्या है, नदी के द्वीप शीर्षक कविता में द्वीप के किसके प्रति समर्पित होने की बात कही गई है? तो नदी के द्वीप शीर्षक कविता में द्वीप के किसके प्रति समर्पित होने की बात कही गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा नदी के प्रति। चलिए नेक्स्ट क्या है, नदी के द्वीप शीर्षक कविता में किसके स्वरूप को अनिवार्य घोषित किया है? तो नदी के द्वीप शीर्षक कविता में व्यक्ति और समाज दोनों को अनिवार्य रूप से घोषित किया है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, नदी के द्वीप कैसी कविता है? तो ये जो आप लोग का नदी के द्वीप जो है ना ये आप लोग का प्रतीकात्मक कविता है। तो इस तरीके से हम लोग लेसन 10 को भी कंप्लीट कर चुके हैं। लेसन 10 था हम लोग का नदी के द्वीप। नदी के द्वीप के राइटर कौन थे? अज्ञेय जी थे। तो चलिए अब हम लोग लेसन 10 को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम लोग देखेंगे लेसन 11 को। ओके, देखिए लेसन 11 के आप लोग का फूल और कांटा किस विद्या की रचना है? तो फूल और कांटा जो है ना वो आप लोगों का एक कविता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, फूल और कांटा किन की रचना है? तो पहले ही बता चुकी हूँ, फूल और कांटा जो है आप लोग का कवि हरिऔध जी की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म कब हुआ था? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का निधन कब हो गया? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का निधन 1945 में हो गया था। चलिए देखिए क्या है, हरिऔध जी किस रूप में ख्यात है? तो हरिऔध जी जो है आप लोगों के वो आप लोगों के सभी रूप में ख्यात है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हरिऔध जी के काव्य ग्रंथों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सा ग्रंथ है? तो हरिऔध जी के काव्य ग्रंथों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली को प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है?
तो खड़ी बोली को का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मंगला प्रसाद पारितोषिक हरिओं जी को किस कृति के रूप में प्रदान किया गया था? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक हरिओं जी को प्रिय प्रवास के लिए प्रदान किया गया था। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुआ? तो प्रिय प्रकाश का सर्वप्रथम प्रकाश 1914 ईस्वी में हुआ था। फूल और कांटा शीर्षक कविता में किसके परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति का आकलन करने की कही गई है? तो आप लोगों का फूल और कांटा शीर्षक कविता में व्यक्तिगत शील की गई है। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। फूल और कांटा शीर्षक कविता में फूल को किसका प्रतीक माना गया है? तो फूल और कांटा शीर्षक कविता में फूल को इनमें से सभी का प्रतीक माना गया हुआ है। सज्जन, सौम्यकृति, परोपकारी, सभी का। फूल और कांटा शीर्षक कविता में कांटा किसका प्रतीक है? तो फूल और कांटा शीर्षक कविता में कांटा जो है आप लोगों का दुर्जन, क्रोधी, स्वार्थी, इनमें से सभी का प्रतीक है। तो फूल और कांटा किसके कौन से राइटर लिखे थे? हरिओं जी। तो देखिए हम लोग कौन कौन सा चैप्टर अभी कंप्लीट किए हैं। तो अभी हम लोग कंप्लीट किए हैं मंदिर द्वीप। मंदिर द्वीप के राइटर है महादेवी वर्मा। हिमालय कंप्लीट किए हैं तो हिमालय के राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। नदी के द्वीप कंप्लीट किए तो नदी के द्वीप के राइटर है अज्ञे जी। और फूल और कांटा कंप्लीट किए हैं जिसके राइटर हरिओं जी है। इस तरीके से हम लोग टोटल 11 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर लेसन मतलब चैप्टर नंबर 12। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 12। तो देखिए 12 क्या है। 12 चैप्टर है हम लोग का हम कौन थे। तो हम कौन थे के राइटर है मैथिली शरण गुप्त। हम कौन थे किस विद्या की रचना है? तो आप लोग की हम कौन थे ये कविता विद्या की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्या है। हम कौन थे किनकी रचना है? तो हम कौन थे मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैथिली शरण गुप्त किस रूप में ख्यात है? तो मैथिली शरण गुप्त जो है ना वो आप लोग के द्विवेदी युगीन कवि है। चलिए नेक्स्ट क्या है। हम कौन थे शीर्षक कविता में किसका स्मरण हो जाता है? तो हम कौन थे शीर्षक कविता में अतीत गौरव और प्राचीन परंपरा दोनों का स्मरण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है। हम कौन थे शीर्षक कविता में कवि ने किसकी अवदासा पर व्यथा व्यक्त की है? तो हम कौन थे शीर्षक कविता में कवि ने स्वातंत्र्य पूर्व भारत पे व्यथा व्यक्त की है। हम कौन थे शीर्षक कविता में मानव का सच्चा कर्तव्य क्या संकेतित है? तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा दोनों, अवनति को उन्नति का सोपान समझना और उन्नति की ओर सक्रिय होना। चलिए नेक्स्ट क्या है। राम कथा पर आधारित मैथिली शरण गुप्त की कौन सी काव्य कृति है? तो राम कथा पर आधारित मैथिली शरण गुप्त की साकेत जो काव्य कृति है ना वो है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। हम कौन से शीर्षक कविता में किसको सर्वाधिक दुखद और भयप्रद माना गया है? तो हम कौन थे शीर्षक कविता में अवनति के बाद उन्नति का नहीं होना। ओके, अवनति के बाद उन्नति का नहीं होना सर्वाधिक दुखद माना गया है। चलिए 9 नंबर क्या है। हम कौन से शीर्षक कविता में देशवासियों से किस बात की आशा की गई है? तो हम कौन से शीर्षक कविता में सभी की बातें की गई है। अतीत गौरव का स्मरण करें, वर्तमान अवदशा से दुखी होना, भविष्य निर्माण में पस्त होना। हम कौन से शीर्षक कविता में क्या आह्वान किया गया है? तो हम कौन थे कविता में वर्तमान समस्याओं के समाधान पर विचार करने का आह्वान किया गया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग लेसन 12 को भी कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए आज कहाँ तक करते हैं हम लोग। देखिए अगर आप लोग को एक बार में याद नहीं होता है ना तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, कान में बस हेडफोन लगा लीजिएगा और सुनते रहिएगा और बस याद हो जाएगा। ओके, देखिए कुछ समझने वाला तो है नहीं, हिंदी में क्या समझाना। कह मुक्ति भला किस लिए तुझे मैं पाऊँ, तो इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है आप लोग के मैथिली शरण गुप्त। कह मुक्त हम कौन थे के राइटर कौन थे याद है आप लोग को? इसके भी उनके भी राइटर तो यही थे ना, मैथिली शरण गुप्त। देखिए अब क्या आप लोग का कह मुक्ति भला किस लिए तुझे मैं पाऊँ, कह मुक्ति भला किस लिए तुझे मैं पाऊँ किस विद्या की रचना है? तो ये आप लोग का कविता है। पोएट्री सेक्शन पढ़ रहे हैं तो पोएट्री ही होगा ना। तो अभी तक जितना पढ़े सभी किस विद्या की रचना है पूछा गया तो सबका आंसर कविता ही था क्योंकि पोएट्री पढ़ रहे हैं। कह मुक्ति भला किस लिए तुझे मैं पाऊँ किन की कविता है? तो मैं हम पहले ही बता दी हुई मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि है? तो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि है। चलिए नेक्स्ट क्या है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था।
चलिए नेक्स्ट क्या है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? तो मैथिली शरण का गुप्त 1886 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्या है, मैथिली शरण गुप्त का निधन कब हो गया? तो मैथिली शरण गुप्त का निधन कब हुआ? 1964 ईस्वी में। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था इनका 1886 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1964 ईस्वी में। मैथिली शरण गुप्त किस रूप में ख्यात है? तो मैथिली शरण गुप्त जो है ना वो इनमें से सभी रूप में ख्यात है। वैष्णव और राष्ट्रकवि, भारतीय संस्कृति के अन्य प्रशोधता। उसके बाद क्या है, मैथिली शरण गुप्त की रामकथा पर आधारित काव्य कृति कौन सी है? तो मैथिली शरण गुप्त किस रूप में ख्यात है? तो ये तो देख ही लिए, ये क्या है, मैथिली शरण गुप्त की रामकथा पर आधारित काव्य कृति कौन सी है? तो ये आप लोग का साकेत है। आई थिंक पहले भी ये क्वेश्चन आया था साकेत, जिसका आंसर था काव्य कृति पूछा गया था रामकथा पर आधारित। चलिए देखिए, कह मुक्ति भला किस लिए तुझे मैं पाऊँ। नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कह मुक्ति भला किस लिए तुझे मैं पाऊँ। शीर्षक कविता गुप्त जी को किस काव्य कृति के अंतर्गत है? तो इसका आंसर होगा आप लोग का यशोधरा। ओके, चलिए देखिए और क्वेश्चन है क्या। हाँ, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह मुक्ति भला किस लिए तुझे मैं पाऊँ। शीर्षक कविता मैं यशोधरा प्रतिनिधित्व करती है। तो आप लोग का वैष्णव जीवन दर्शन की। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, कह मुक्ति भला किस लिए तुझे मैं पाऊँ। शीर्षक कविता में किसके उत्थान हुआ है? तो आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा नारी जाति के उत्थान पर। ओके, तो हम लोग लेसन नंबर 13 भी देख लिए। एक लेसन और करवा देती हूँ ताकि जल्दी से कंप्लीट करवा सकूँ। देखिए 14 लेसन क्या आप लोग का, बंदी खाना का राइटर कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। तो बंदी खाना का जो है उसके राइटर है माखनलाल चतुर्वेदी। तो बंदी खाना किस विद्या की रचना है? तो ये आप लोग को पता होगा, पोइट्री अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो पोइट्री का ही होगा। चलिए बंदी खाना किन की रचना है? तो बंदी खाना मैं पहले ही बता दी, माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है। चलिए देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी किस युग के कवि है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जो है ना ये आप लोग के द्विवेदी युग के कवि है। चलिए नेक्स्ट क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी किस काव्य धारा से संबंध है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जो है ना ये आप लोग के किस काव्य धारा से संबंध है? तो ये आप लोग के दोनों काव्य धारा से संबंध है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ था? तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 में हुआ था, मतलब 1889। सभी को हिंदी समझ में नहीं आता है। माखनलाल चतुर्वेदी का निधन कब हुआ? तो माखनलाल चतुर्वेदी का निधन 1968 में हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना पुष्प की अभिलाषा है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, बंदी खाना कैसी रचना है? तो आप लोग का जो बंदी खाना है ना ये आप लोग की राष्ट्रीय रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बंदी खाना शीर्षक कविता में किसका चित्रण हुआ है? तो बंदी खाना शीर्षक कविता में पराधीन देश के मनुष्य का। तो इस तरीके से हम लोग लेसन 14 भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग लेसन 8 से लेकर लेसन 14 तक पोएट्री सेक्शन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप लोग के एग्जाम में आ सकता है वो मैं करवा दी। नेक्स्ट वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो आप लोग को चाहिए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन अब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू, बाय।